अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास, वेलकम बैक। हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंटेंट के अकॉर्डिंग फिनिश हो चुका है। आज हमें उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज के अंदर आज हम उसके एमसीक्यूज़ करेंगे। होपफुली आपको एग्जाम्स के अंदर इन्हीं एमसीक्यू में से एक एमसीक्यू जो है वो पूछा जाएगा। इस चैप्टर में से एक एमसीक्यू एग्जामिनर ने पूछना है, तो हो सकता है कि वो एमसीक्यू एक्सरसाइज में से ही हो, ठीक है। लेकिन हमने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को भी रट्टा नहीं लगाना, समझ के करेंगे, ओके। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर के अंदर रिक्वेस्ट करी थी कि लेक्चर लेने से पहले लाजमी आप पूरे चैप्टर को गो थ्रू कर लो और इन एमसीक्यूज़ को खुद ट्राई करो, ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आई वुड सजेस्ट आप वीडियो को पॉज करो और पहले खुद से सारे एमसीक्यू सॉल्व करने की ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद सारा लेक्चर लेना और असेस करना कि आपके कितने एमसीक्यूज़ जो है वो सही हुए और कितने एमसीक्यूज़ जो है वो गलत हुए, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि आपने विदाउट एनी हेल्प कितने एमसीक्यूज़ सही किए, ठीक है। ऑब्वियसली आप जो है वो बुक के पीछे से चेक कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ गलत नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ लर्निंग, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास टोटल जो हैं वो आई गेस 10 एमसीक्यूज़ हैं। लेट मी चेक, यस वी हैव 10 एमसीक्यूज़। लेट्स सी हाउ मच यू कैन स्कोर, ओके। सो सबसे पहला एमसीक्यू है हमारा, हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चेक आउट योर स्क्रीन और योर मोबाइल और योर बुक। मैटर इज प्रेजेंट इन नियॉन साइंस इन द स्टेट ऑफ। सबसे पहले तो मैटर क्या होता है? मादा। हर वो चीज़ जो वजन रखता है और वॉल्यूम को कवर करता है, हम उसको मैटर कहते हैं। और मैटर हमारे पास 4 तरह का होता है: सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। वो कह रहा है कि जो नियॉन लाइट्स के अंदर जो मैटर होता है वो कौन सा मैटर होता है, किस हालत के अंदर होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा। अब नियॉन लाइट क्या है? आपने देखा होगा इस तरह की शेप्स, ये जो पहली 2 शेप्स हैं, ये जो लाइट्स हैं इनको हम कहते हैं नियॉन साइंस या नियॉन लाइट्स, ठीक है। तो इन नियॉन लाइट्स के अंदर कौन सा मैटर है? व्हाट डू यू थिंक? इन नियॉन लाइट्स के अंदर इज इट लिक्विड, सॉलिड, गैस और प्लाज्मा? द करेक्ट ऑप्शन इज प्लाज्मा, ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट, अच्छा ये एमसीक्यू आपकी बुक के अंदर नहीं है, ठीक है। जहाँ पे हमने प्लाज्मा पढ़ा भी था वहाँ पर भी हमारे पास मेंशन नहीं था कि नियॉन लाइट्स के अंदर कौन सा मैटर पाया जाता है, ठीक है। ये टोटली डिफरेंट जो है वो एमसीक्यू है, चैप्टर के बीच से नहीं है। लेकिन हमने ये ज़रूर पढ़ा था, आपको याद है फ्लोरेसेंट ट्यूब्स? जो मैंने कहा था वो जो ट्यूबलाइट्स होती हैं लंबी लंबी, जो हमारे घरों में स्कूल्स के अंदर लगी होती हैं, उनके अंदर प्लाज्मा मौजूद होता है। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से लिया गया है कि वो जो ट्यूबलाइट्स हैं उनके अंदर प्लाज्मा यूज़ होता है। तो ये जो नियॉन लाइट्स हैं इनके अंदर क्या यूज़ होता है? ठीक है, प्लाज्मा, विच हैज़ द सेम आंसर। व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? ओके, अच्छा अगर आप सिर्फ और सिर्फ आंसर्स चेक करना चाहते हो तो वीडियो के लास्ट में मैंने एक स्लाइड दी हुई है, हर एक के आंसर्स जो हैं वो यहाँ वहाँ पे हैं, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और आप हर एक को साथ साथ एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो येस वी कैन डू दैट जस्ट लाइक दिस। सो पहले का आंसर है बी हमारे पास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हैजर्डस इफेक्ट ऑफ शॉपिंग बैग्स आर स्टडीड इन। देखो, शॉपिंग बैग्स जो प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स होते हैं उनके माहौल पे बहुत बुरे असरात होते हैं, ठीक है। वो पोल्यूशन में इजाफा करते हैं। तो अगर हम उनके असरात को पढ़ें कि भाई ये जो शॉपिंग बैग्स हैं ये हमारे माहौल पे किस तरह का असर डालते हैं, तो ये किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे? जियोकेमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। क्योंकि हम इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट पढ़ रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ का, कि ये चीज़ इन्वायरमेंट पे कैसा असर डालेगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। द मैन मेड पॉलीमर इज। देखो, हमने पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर पॉलीमर की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, ब्लॉक चेन्स। अब हमने वहाँ पे देखा था कि कुछ ब्लॉकचेन्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, नेचर की तरफ से होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था सेलुलोज, ठीक है। उसके अंदर हमने पढ़ा था प्रोटीन, स्टार्च, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमने देखी थी। लेट मी शो यू। हमने किसके अंदर पढ़ा था? ये पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर, राइट। पूरा चैप्टर हमारी नज़रों से गो थ्रू हो रहा है। ओके, हियर वी आर। देखो, प्रोटीन, सेलुलोज एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स। देखो, मैंने आपको इसको अंडरलाइन भी करवाया था कि इंपॉर्टेंट है। तो उसमें ये तीनों दे दिए और पूछा है कौन सा जो है वो इंसानों का बनाया हुआ पॉलीमर है, मतलब जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, जो हम इंसानों ने खुद से क्रिएट किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इन तीनों के अलावा जो एक हमारे पास ऑप्शन बचा, पॉलीस्ट्रीन, ठीक है। और ये जो मैंने एग्जांपल दी थी आप लोगों को, ये प्लाज्मा फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के अंदर भी मौजूद होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, तीसरे एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? द मैन मेड पॉलीमर इज पॉलीस्ट्रीन। पॉलीस्ट्रीन क्या है? ठीक है, सोचो।
अब जो बच्चे सिर्फ रट्टा लगा लेंगे ना, पॉलीस्टीरीन पॉलीस्टीरीन, भाई क्या पॉलीस्टीरीन है क्या ये, मैं बताता हूँ आपको। ये जो बॉक्सेस है ना, जिसके अंदर अक्सर हमारे खाने वगैरह पैक होते हैं, जो गर्म खाने को गर्म रखता है ये, और अक्सर जो है अगर हमें कोई बड़ी चीज़ को पैक करना हो, जैसे फ्रिज है या एयर कंडीशनर है, तो उसके साथ हम पॉलीस्टीरीन को अटैच कर देते हैं ताकि ये डैमेज को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर जो है मिसबैलेंस भी हो जाए या कहीं पे चीज़ लग भी जाए, तो हमारी मशीन को कोई उसमें डैमेज ना हो, बल्कि ये डैमेज हो जाए तो खैर है। इसको हम समुद्री झाग भी कहते हैं। ठीक है, आमतौर पे इसको ये कहा जाता है। तो ये क्या है, पॉलीस्टीरीन। डन है। अब आपको पता है भाई नियॉन साइज क्या है, पॉलीस्टीरीन क्या है, दिस ऑल यू नो। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4, द क्रिस्टल्स ऑफ विच सब्सटेंस हैज रोम्बिक शेप। किस सब्सटेंस के क्रिस्टल्स जो हैं वो रोम्बिक शेप के हैं। हम जब एलोट्रॉपिक फॉर्म्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि भाई कार्बन की भी कुछ एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है। ठीक है, सल्फर की भी कुछ एलोट्रॉपिक फॉर्म है। कार्बन के अंदर हमारे पास क्या आ गया था, हमारे पास आ गया था ग्रेफाइट, ग्रेफीन, डायमंड। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास सल्फर की दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स थी, एक थी हमारे पास मोनोक्लाइन और एक थी हमारे पास रोम्बिक। ठीक है, तो अब वो पूछ रहे हैं कि किस सब्सटेंस की क्रिस्टल की शेप रोम्बिक तरह की होती है। ठीक है, तो वो शेप किसकी थी, थिंक अबाउट इट, सल्फर। ठीक है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, वैसे आप अपनी जो है वो टेक्स्ट बुक का पीछे से कंटेंट खोल के रखो, ताकि हमें बार बार जो है वो पीछे नहीं जाना पड़े। ये रहा रोम्बिक सल्फर। डन है। तो हमारे पास 4 एमसीक्यूज हो गए। पहले एमसीक्यू का आंसर था हमारे पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट का था ऑप्शन डी, अगेन ऑप्शन बी एंड देन ऑप्शन बी अगेन। मतलब सबका आंसर ऑप्शन बी था एक्सेप्ट ऑफ एमसीक्यू नंबर 2। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। याद है मैंने आपसे कहा था कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर के बाद, वो सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन। मैंने कहा था ये लॉन्ग नहीं आया तो इसकी एग्जांपल्स आ जानी है शॉर्ट के अंदर या डेफिनेशंस आ जानी है। अब उनकी एग्जांपल्स को चेक करो, वहां पे मैंने क्लियरली मेंशन करवाया हुआ है कोलाइडल सोल्यूशन की एग्जांपल है मिल्क, वही भी। ठीक है, अब आपको बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है। जब आपने देख लिया कि बुक के कंटेंट के अंदर मिल्क है और यहाँ पे ऑप्शन है, देन जस्ट क्लिक इट, चूज दिस ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसके अंदर पूरे मिक्सचर के अंदर सॉल्यूट की तादाद सेम, चाहे आप जहां से मर्जी देखो सॉल्यूट की मिकदार पूरे सोल्यूशन के अंदर सेम हो, उसको हम होमोजीनियस कहते हैं। हेट्रोजीनियस क्या है, जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार कहीं पे कम हो कहीं पे ज्यादा हो। डन है। तो ए सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक पाउडर है, उसको हम पानी के अंदर हल कर देंगे तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट, सेम लाइक दैट। हॉट चॉकलेट, हॉट चॉकलेट सेम लाइक दैट, लिक्विड है। ठीक है, जैसे ही मिक्स हो जाता है सॉल्यूट थॉरोली जो है वो मिक्स हो जाता है पूरे सोल्यूशन के अंदर। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कंक्रीट मिक्सचर। कंक्रीट कह सकते हैं हम बहुत ज्यादा ठोस चीज। ठीक है, कंक्रीट जैसे पत्थर है, एक तरफ हमारे पास ईंट के छोटे छोटे टुकड़े हैं और दूसरी तरफ हमारे पास बजरी है, फॉर एग्जाम्पल दोनों कंक्रीट है ना। आप इन दोनों को जितना मर्जी मिक्स करते जाओ, क्या वो थॉरोली प्रॉपरली मिक्स हो पाएंगे एक दूसरे के अंदर? नहीं, हम उनको किसी भी पॉइंट के ऊपर अलग अलग कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी पहले तीनों ऑप्शन होमोजीनियस मिक्सचर है, ऑप्शन डी जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट, a state of matter whose properties are between those of liquids and crystalline solids। वो कौन सा मैटर है जिसकी प्रॉपर्टीज लिक्विड भी होती हैं और सॉलिड भी होती हैं। ठीक है, हमने इस तरह की चीज़ें पढ़ी थी, रिमेंबर, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा के बाद सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, लिक्विड क्रिस्टल और ग्रेफीन, रिमेंबर। तो अब वो पूछ रहा है, अब उसने डेफिनेशन पूछी है, डेफिनेशन सारी बता दी है, वो पूछ रहा है किसकी डेफिनेशन है। सोचो, इसका आंसर लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल है इसका करेक्ट आंसर। मैं इधर से आपको एक दफ़ा दिखाना चाहता हूँ बस कि हमने कहाँ पे पढ़ा था। लेट मी शो यू। ये रहा लिक्विड क्रिस्टल, ये हमारे पास टॉपिक 1.2 का लास्ट जो था वो पैराग्राफ। लिक्विड क्रिस्टल इज अ स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज ऑफ लिक्विड एंड दोज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो लिक्विड क्रिस्टल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो लिक्विड और सॉलिड के बीच में होती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8,
When the tiny visible particles of substances are dispersed through a medium, the mixture is named as। बहुत ही क्रिटिकल और टेक्निकल से इसने स्टेटमेंट दी है। पूरी डेफिनेशन पढ़ के लग रहा है ये ट्रू सोल्यूशन है, पूरी डेफिनेशन पढ़ के लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप एक वर्ड पे फोकस करो, विजिबल। विजिबल, रिमेंबर इनविजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम देख नहीं सकते, और विजिबल जिसको हम देख सकते हैं। तो हमने तीन तरह के पार्टिकल्स पढ़े थे, ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन, सस्पेंशन। मुझे बताओ इन तीनों में से किसके पार्टिकल हम नेकेड आई से देख सकते थे? इन तीनों में सिर्फ एक ही था ऐसा, सस्पेंशन। सस्पेंशन एक वाहक सोल्यूशन था जिसके पार्टिकल हमें अपनी आंख से नजर आते हैं। तो पूरी की अगर डेफिनेशन देखें तो लग रहा है ट्रू सोल्यूशन है सही आंसर, लेकिन वो विजिबल जो वर्ड है ना, उससे सारी गेम पलटती है, ठीक है। उससे आप सस्पेंशन को टिक करते हो, और वही एक लफ्ज अगर आपने मिस कर दिया देन गलत हो जाएगा एमसीक्यू। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Next, what do we have? MCQ number 9 and 10. A solution is potassium chlorate has a solubility of about 13.2 gram per 100 cubic centimeter at 40 degrees Celsius. How its solubility will be affected if you decrease the temperature? लास्ट टॉपिक हमारा याद है पिछली क्लास के अंदर, जिसमें हमने देखा था कि सॉल्युबिलिटी का और टेम्परेचर का आपस में लिंक किस तरह का है। हमने देखा था कि अक्सर जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, अक्सर केसेस में ऐसा होता है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर ऐसा भी होता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। अब इस केस के अंदर क्या है, पोटाशियम क्लोरेट केस के अंदर क्या है, क्या इनका डायरेक्ट रिलेशन है या इनडायरेक्ट है? अब अगर आप उस टॉपिक के अंदर जाके देखोगे ना, मैंने एग्जांपल्स भी दी थी 10-12 वो समरी के तौर पे, अब उनके अंदर कहीं पर भी पोटाशियम क्लोरेट का नहीं बताया हुआ, ठीक है। तो ये एग्जामिनर ने अलग से दिया है, ये आपके बुक चैप्टर के कंटेंट के अंदर नहीं है। तो अगर आपकी एमसीक्यू गलत भी हो गया है तो डोंट वरी। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे होता क्या है, इसके सामने लिख लेना। पोटाशियम क्लोरेट की जो सॉल्युबिलिटी है उसका टेम्परेचर के साथ लिंक डायरेक्ट है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है, ज़्यादातर एलिमेंट्स के साथ यही होता है। तो इसके साथ भी ऐसे ही है। अब सोचो कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने क्या पूछा हुआ है, हाउ इट सॉल्युबिलिटी विल बी अफेक्टेड इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर। इंक्रीज नहीं पूछा हुआ भाई, ध्यान से स्टेटमेंट बैठा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है ना, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। तो अब अगर रिलेशन डायरेक्ट है तो टेम्परेचर डिक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज, राइट। सो द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डन है। सो लास्ट पे है हमारे पास एमसीक्यू। यू आर स्टडिंग द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर, इन व्हिच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट टॉपिक विल फॉल। सबसे पहले तो हाइड्रोलाइसिस को समझ लो, एक ही वर्ड है, केमिस्ट्री के अंदर बहुत जगह पे यूज होगा, ठीक है। आगे जाके हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि आप किसी भी कंपाउंड को उसके एलिमेंट्स के अंदर तोड़ते हो। मतलब कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिसका फॉर्मूला है, तो अब ये पूरे का पूरा कंपाउंड है। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन होता है, सल्फर होता है, ऑक्सीजन होता है। अब अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को तोड़ दो ना, हाइड्रोजन अलग कर दो, सल्फर अलग कर दो और ऑक्सीजन अलग कर दो, अब जैसे ही आप इनको अलग अलग कर दिया, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइज करना, ठीक है। मैं पानी की एग्जांपल देता हूँ आपको, H2O, ठीक है, पानी, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, और मैं उनको अलग अलग कर दूँ, इट्स हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड को पानी की हेल्प से अलग अलग करना, हाइड्रोलाइज करना, इज हाइड्रोलाइसिस। अब वो कह रहे हैं कि आपने स्टार्च को लिया, ठीक है, स्टार्च को लेने के बाद आपने उसको हाइड्रोलाइज कर दिया, मतलब उसके तमाम एलिमेंट्स को अलग अलग कर दिया, किसके एलिमेंट्स को, स्टार्च के, अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर। अब स्टार्च के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हो चुके हैं, अब आपने उनको स्टडी करना है। तो बताओ इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दिस टॉपिक विल फॉल। तो ये टॉपिक जो हाइड्रोलाइसिस का टॉपिक है किस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके अंदर हम सब कार्बन और हाइड्रोजन को स्टडी करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसके अंदर हम एनालाइज करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, इसके अंदर जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर हम उनको अलग अलग करते हैं, मतलब उनकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज कर देते हैं। सो दिस टॉपिक विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ MCQ 10 इज ऑप्शन डी। तो ये मैंने आप लोगों के सारे MCQs कर दिए, ठीक है।
सारे एमसीक्यूज उनके आंसर्स, ठीक है, कमेंट करके मुझे लाजमी बताना कि आपके कितने एमसीक्यूज बिल्कुल करेक्ट हुए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर जहाँ पे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैंने वो तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल टू द पॉइंट और किए, शॉर्टेस्ट वे के अंदर मैंने आपको रिप्लाई करने की कोशिश की है, ठीक है। तो डू चेक दैट लेक्चर आउट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।